स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो सोशल साइंस का हम जो मॉडल पेपर कर रहे थे, ये उसी मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो ये जो मॉडल पेपर है वो आपके एनुअल एग्जाम जो होने वाले हैं उसी पैटर्न पे बेस्ड होने वाला है। इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का सेक्शन डी करने वाले हैं। सेक्शन ए बी सी हमने लास्ट के वीडियोस में कंप्लीट कर लिए थे। आपका जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है? 5 नंबर का होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसी के साथ अथवा में आपको पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करना है। आपको इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अब भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। इसी के साथ जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसमें कम से कम 5 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति है वो देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि राष्ट्रपति है वो भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसी के साथ थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है कि देश की सभी सरकारी जो गतिविधियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि देश की प्रमुख नियुक्तियां जैसे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राजदूतों इत्यादि जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। मतलब इनकी नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसी के साथ राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है या सजा को बदल भी सकता है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास कई शक्तियां होती है। आपको किन्हीं भी 5 आपको लिखे आनी, अगर 5 से भी ज्यादा भी आप लिखे आते हो तो बहुत ही सही रहने वाला है, जिससे आपके पूरे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके अथवा में कौन सा पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करना है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को पद से हटा सकते हैं और विभिन्न मंत्रियों को नियुक्ति भी कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या होता है? मंत्रिमंडल का गठन करना। इसी के साथ सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है कि यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो यह माना जाता है कि संपूर्ण मंत्रालय ने ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि संपूर्ण मंत्रालय का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है और प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे देंगे तो वो संपूर्ण मंत्रालय का इस्तीफा माना जाता है। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट में आप लोग को लिखना है कि प्रधानमंत्री है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि देश का प्रधानमंत्री यह भी तय करता है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री के पास और भी कई शक्तियां होती है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि वैश्विक निर्धनता का जो परिदृश्य है उस पे आपको चर्चा करनी है और इसके अथवा में पूछा गया है कि भारत में निर्धनता है वो विभिन्न अंतरराज्यीय असमानता पर भी आपको चर्चा करनी है। मतलब आपको इन दोनों में से किसी एक पर चर्चा करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वैश्विक निर्धनता परिदृश्य है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य में फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि तेजी से आर्थिक विकास तथा मानव संसाधन विकास में निवेश के परिणाम स्वरूप चीन और अन्य पूर्व एशियाई देशों में तो निर्धनता में कमी आई है। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि जो उप सहारा अफ्रीका है वहां पे निर्धनता में 1981 में तो 41% थी, जो 2001 में बढ़कर 46% हो गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अफ्रीका है वहां पे निर्धनता में वृद्धि हुई है। इसी के साथ थर्ड पॉइंट में लिखना है कि लैटिन अमेरिका में निर्धनता का जो अनुपात है वो वही रहा है। मतलब कि लैटिन अमेरिका में जो निर्धनता पहले थी वही अभी विद्यमान है, न तो उसमें कमी हुई है न उसमें वृद्धि हुई है। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट में लिखना है कि विकासशील देशों में अत्यंत निर्धनता में रहने वाले लोगों का जो अनुपात है वो 1998 में तो 28% था, जो गिरकर 2001 में 21% हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं उनमें निर्धनता में कमी आई है। इसी के साथ दक्षिण एशिया के देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनमें निर्धनता की संख्या में गिरावट तो आई है, परंतु इतनी गिरावट नहीं आई है जो यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से हम मान सकते हैं कि इसमें बहुत ही ज्यादा कमी आई है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अब इसके अथवा में पूछा गया है कि भारत में निर्धनता के
अंतरराज्यीय असमानता पर चर्चा कीजिए। अब आपको भारत के विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से निर्धनता पाई जाती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो 70 के दशक में के शुरुआत में हर राज्य में गरीबी में गिरावट आई है, लेकिन गरीबी को कम करने की जो सफलता की दर है वो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रही है। इसी के साथ सेकंड पॉइंट में लिखना है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में गरीबी में गिरावट आई है, अर्थात कि वे राज्य हैं जहां पर पहले के समय की तुलना में अभी जो गरीबी है वो कम पाई जाती है। इसी के साथ थर्ड पॉइंट में लिखना है कि दूसरी ओर उड़ीसा और बिहार सबसे गरीब राज्य बने हुए हैं, मतलब यहाँ पहले गरीबी तो थी परंतु अब यहाँ इतनी ज्यादा गरीबी हो गई है जो हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण, मानव संसाधन विकास पर ध्यान, उच्च कृषि विकास, भूमि सुधार के उपाय इत्यादि गरीबी में गिरावट के कुछ मुख्य कारक है। इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि प्रत्येक राज्य में गरीबी का अनुपात है वो समान नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में भी आपको दो क्वेश्चन पूछे गए, दोनों में से कोई एक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाला पूछा गया है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा में पूछा गया है कंटीले वन और झाड़ियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। सबसे पहले हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वो आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी के साथ इन वनों के वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है और इन वनों के वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर या इससे अधिक होती है। इसी के साथ इन वनों में मुख्य रूप से हाथी, बंदर, हिरण, चमगादड़ और कई प्रकार के पक्षी है वो पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख वनस्पतियां भी है जो यहाँ पाई जाती है। कौन सी? आबूनस हो गया, रोजवुड हो गया, सिनकोना। तो ये प्रमुख वनस्पतियां हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। इसके अथवा में पूछा गया है कि कंटीले वन और झाड़ियां। तो भारत में जो कंटीले वन है और झाड़ियां वो कहाँ पाई जाती है? जहां 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि ये वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि इन वनों में मुख्य रूप से चूहे, खरगोश, लोमड़ी, शेर, घोड़े इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि इस प्रकार के वनों में वृक्षों की जो जड़ें हैं वो लंबी, पत्तियां वो छोटी होती और कांटेदार होती हैं। इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट में लिखना है कि इन वनों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख पादप प्रजातियां जैसे बबूल, खजूर और नागफनी ये इत्यादि वनस्पतियां हैं जो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचारों की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया है रूस में स्टालिन का जो सामूहिकीकरण का जो कार्यक्रम था वो किस प्रकार से लागू किया गया था वो आपको बताना है। आपको दोनों में से कोई एक करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्ल मार्क्स के विचार। अब जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या इस विचारधारा के थे कि जो औद्योगिक जो समाज है वो किनका समाज है? पूंजीवादी समाज है, जबकि जो कार्ल मार्क्स है वो साम्यवादी समाज के पक्षधर थे। इसी के साथ जो फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का ही स्वामित्व है और पूंजीपतियों का जो मुनाफा है वो मजदूरों की मेहनत से ही पैदा होता है, यह कार्ल मार्क्स का विचार था। इसी के साथ कार्ल मार्क्स ने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि जब तक पूंजीपति इस तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की जो स्थिति है उसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता। इसी के साथ कार्ल मार्क्स को यह भी विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अगर जीत है वो किनकी होने वाली? मजदूरों की होगी, क्योंकि जो मुख्य जो भूमिका थी वो मजदूर ही निभाते थे। इसी के साथ जो साम्यवादी समाज है वो भविष्य का समाज है, अर्थात हम कह सकते हैं कार्ल मार्क्स है वो साम्यवादी समाज के पक्षधर थे। नेक्स्ट पूछा गया कि रूस में स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम कैसे लागू किया था। तो स्टालिन ने क्या किया था? जो सभी किसान थे उनको सामूहिक खेतों में काम करने के लिए बाध्य किया था और ज्यादातर जमीन और साजो सामान है वो सामूहिक खेतों के स्वामित्व वालों में सौंप दिए गए थे और सभी किसान है वो सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को भी किसानों में बांट दिया जाता था। यहाँ शब्द आया कोल खोज। कोल खोज क्या होता है? किसानों को सामूहिक खेती पर एक साथ खेती करने के लिए मजबूर किया जाता है, इसे ही कोल खोज कहा जाता है। इसी के साथ जिन किसानों ने सामूहिकता कार्यक्रम करने के आदेशों का जो विरोध किया था उन्हें कड़ी सजा दी गई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं रूस में जो स्टालिन था उनका सामूहिकीकरण कार्यक्रम इस प्रकार से लागू किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।